नई मिस्ट्री मिल चुकी है। एपिसोड 4 लेकर हम आ गए हैं। स्वागत है आप सबका माइंडस्केप्स पॉडकास्ट पे, जहाँ पे हम अनसॉल्व केसेस और मिस्ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं। और आज का केस एक ऐसा केस है जहाँ पे पुलिस फोर्स धराशाही हो गई, इन्वेस्टिगेशन टीम्स धराशाही हो गई, लेकिन कंक्लूजन पर कोई नहीं आ पाया। इस स्टोरी के चलते हुए हम आपको सोसाइटी के भी कुछ ऐसे हिस्सों के बारे में बताएंगे जहाँ पे हमारा देश या फिर हमारा सिस्टम ढीला पड़ जाता है, और बात करेंगे ऐसा क्यों होता है। मेरे साथ बनी हुई है हिमांशी, और आज हम बात करने वाले हैं स्टोन किलिंग्स के बारे में, स्टोन मैन किलिंग्स के बारे में। तो हिमांशी, ये स्टोन मैन किलिंग्स जो है मुंबई में स्टार्ट होती हैं, ये तो आखिर कब की बात है ये, और क्या चीज़ें इसमें होती हैं जो ये इतना बड़ा केस बन जाता है? तनिष, ये जो केस है ये 1980s का केस है। और उस टाइम पे जैसा कि सब लोग जानते हैं, मुंबई इज़ अ वेरी वाइब्रेंट सिटी। उसको कहा जाता है कि मुंबई कभी सोता नहीं है। ऐसे शहर में ऐसी किलिंग्स होना और कोई प्रूफ ना मिलना, कोई एविडेंस ना, कोई सस्पेक्ट, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर। अब होता क्या है कि 1985 में एक होमलेस पर्सन को किसी ने मार दिया। बहुत हैवी स्टोन उसके मुंह पे फेंका, उसका सर कुचल के उसको मार दिया। अब जब ये हुआ तो बहुत लोगों को स्टार्टिंग में लगा कि मे बी कोई एक्सीडेंट होगा, गिर गए होंगे। अब होमलेस के साथ ये हमेशा होता है कि कोई भी किलिंग होती है अनसुना या अनदेखा कर देते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी इतना कोई इंपॉर्टेंट हार्श रियलिटी हमारी सोसाइटी की, कोई ध्यान नहीं देता है कि हाँ, अगर क्योंकि उनके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन कोई था नहीं जो मर गया है, क्या कर सकते हैं उसका, ना कोई फैमिली, ना कोई बैकग्राउंड, नथिंग वाज देयर। अब पुलिस भी इसमें कुछ नहीं करती, एफआईआर रजिस्टर किया जाता है, बट अगेन अनसुना कर दिया उसको भी। अच्छा, इसके लिए एफआईआर रजिस्टर? हाँ, 1985 में फर्स्ट एफआईआर रजिस्टर हुआ था। लेकिन अब, और उस टाइम पे ये भी था कि जो अंडरवर्ल्ड था वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा था मुंबई में। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मल्टीपली चल रही थी साथ में। और ये भी था वहाँ पे कि पुलिस का ध्यान नहीं गया इतना कि भाई कौन ही मार सकता है। और बॉम्बे हैपनिंग सिटी, इतनी वहाँ पे काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं। जैसा आपने कहा कि एक होमलेस आदमी का मर्डर हुआ था, तो वही वहाँ पे गरीबी भी बहुत है। होमलेस, हम स्ट्रीट्स की बात करते हैं, आप दिन भर भरी हुई हैं स्ट्रीट्स, लेकिन रात को सिर्फ वहाँ पे फुटपाथ पे सिर्फ वहाँ पे गरीब लोग सो रहे हैं। तो मुंबई की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। जितनी रिचनेस है मुंबई में उतनी गरीबी भी है। सबसे बड़ा स्लम इंडिया का कहाँ पर है? मुंबई, धारावी हमारा। तो गरीबी की कमी नहीं है वहाँ पे, ना गरीब लोगों की। स्टिल ये हाल है। अच्छा, जब पुलिस ने ध्यान देना कब शुरू किया था इस केस पर? जब मल्टीपल किलिंग्स हुई और सेम पैटर्न फॉलो किया गया। अगेन कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट या कोई बहुत स्टोन यूज़ किया गया, भारी, उनके ऊपर फेंका गया। और ये जनरली उन लोगों के साथ होता था जो अकेले होते थे या कम नंबर्स में होते थे। आप देखते हैं कि जो फुटपाथ पे लोग सोते हैं वो बहुत सारे लोग होते हैं, ग्रुप होता है पूरा, जब वहाँ पे वो सो रहे होते हैं। बट उन लोगों को कभी टारगेट नहीं किया गया। टारगेट सिर्फ उन लोगों को किया गया जो या तो नंबर्स में कम थे या अकेले थे, ताकि अगेन वही कि कोई प्रूफ या एविडेंस रहे ही ना, कोई देखे ही ना कि किसी ने क्या किया है, विटनेस कोई ना हो, कोई विटनेस, हाँ, ना कोई सस्पेक्ट मिले ना कोई विटनेस मिले। अब जब ये मल्टीपल किलिंग्स हुई तो तब पुलिस पे प्रेशर आया, क्योंकि मीडिया ने कवर करना शुरू कर दिया था इस केस को। और अब मीडिया से क्या होता है, सबसे पहले पब्लिक पैनिक होना शुरू हो जाती है। अब जब पब्लिक पैनिक होगी तो गवर्नमेंट भी काम एक्शन लेना एक मजबूरी बन जाती है, रादर देन नॉर्म। तो पुलिस पे प्रेशर बनना शुरू हुआ कि भाई करो कुछ, डू समथिंग, इधर स्टॉप द किलिंग्स और एज द गाय ढूंढो कौन कर रहा है ये। तो धीरे धीरे किलिंग्स बढ़ती गई। अब जो प्राइमरी हब एरियाज थे मुंबई में जहाँ पर ये किलिंग्स मोस्टली हो रही थी, किंग सर्कल, मातुंगा, दादर जैसे एरियाज थे, जो कि बहुत रश्ड एरियाज है, जहाँ पर भीड़ रहती है हमेशा दिन में। तो ऐसी जगहों पे भी किलिंग्स हो रही थी। तो बहुत बड़ी, अगेन क्वेश्चन मार्क ऑन द इन्वेस्टिगेशन कि व्हाट आर यू डूइंग, क्यों नहीं मिल पा रहा है कोई। चलिए, ये मैं मान लेती हूँ कि 1980s का टाइम है, इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन बहुत स्लो चल रही थी। बट मीडिया में आने के बाद भी किलिंग्स रुकी नहीं। और जैसा आपने कहा कि मल्टीपल किलिंग्स जब हुई उसके बाद पुलिस ने इस पे गौर करना शुरू किया, और मीडिया में भी आ चुका था ये, तब तक एक्शन नहीं लिया जा रहा था। जब ऊपर से प्रेशर बना कि भाई करो काम, तब पुलिस ने काम करना शुरू करा इस पे। वरना होमलेस को कौन पूछ रहा है आजकल? Exactly. ये प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की बहुत बड़ी। तो मीडिया में आने के बाद भी किलिंग्स रुकी नहीं। टोटल 12 विक्टिम्स थे सिर्फ इन 3-4 जगहों पे। अब 12 लोग, 12 इज अ ह्यूज नंबर। इतने लोग मर रहे हैं, गायब हो रहे हैं, पर पुलिस के पास कोई कुछ था ही नहीं बैकग्राउंड।
अब इसके 2 कारण हो सकते हैं. पहला तो ये कि वो होमलेस लोग थे, तो उनका कुछ फैमिली का पता नहीं. सिर्फ एक लिंक स्टैब्लिश कर पाया पुलिस कि होमलेस इंडिविजुअल्स और किलिंग पैटर्न इज सेम. तो दे कंक्लूडेड दिस कि दिस माइट बी अ सीरियल किलर. बट फिर ये भी था कि इतना हैवी ऑब्जेक्ट अगर कोई ढकेल रहा है या फेंक रहा है तो एक बंदा कैसे करेगा. अच्छा, जैसे आपने कहा कि 12 लोग ओवरऑल केसेस जो थे, मर्डर केसेस 12 लोग के, और 12 में जो पैटर्न रिपीट हो रहा था वो ये था कि पत्थर उठा के इनके ऊपर फेंका गया है, सर को चल के मारा सिर्फ यही, गया बस, और कोई कुछ नहीं था. कुछ नहीं था. फर्स्ट वन इज कि होमलेस पीपल, सेकंड वन इज कि पत्थर को चल के फेंक मतलब मारा जा रहा है उनको पत्थर से, मुंह कुचला जा रहा है, और कोई कुछ यूज नहीं किया जा रहा उन्हें मारने के लिए, कोई पैटर्न नहीं. और बड़ी बात तो ये है ना कि फुटपाथ जैसे एरिया पे आप सीसीटीवी वगैरह भी यू कैन नॉट एक्सेस इतना ज़्यादा कि कहाँ से. 1980s की बात है. सीसीटीवीज आज तक भी हमें सीसीटीवीज देखने को नहीं मिलते हैं. काफ़ी जो हमारी प्राइम लोकेशंस होती हैं वहाँ पे नहीं मिलते. तो 80s में तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ये चीज़ें उस टाइम में. बट लेकिन लोग बहुत डर गए थे, लोगों ने अकेला सोना बंद कर दिया था, या बहुत पब्लिक पैनिक तो हो ही गया था. अब पुलिस अब काम कर रही थी बहुत स्पीड में. अब 1988 तक ये किलिंग्स चली, 3 साल तक ऑलमोस्ट. 3 साल तक. तो 3 साल में ये 12 केसेस आपको बॉम्बे में मिले थे. एग्जैक्टली. और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही अचानक से केसेस मतलब मर्डर्स होना बंद हो जाते हैं मुंबई में. यही सेम केसेस से हाँ, ये इस तरह के केसेस सिर्फ और सिर्फ मुंबई में बंद होते हैं. सिर्फ और सिर्फ मुंबई में बंद होते हैं केसेस. हाँ, मतलब क्या मतलब कि ये केसेस फिर अलग एक दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में शुरू होते हैं, वेस्ट बंगाल के कैपिटल में. सेम केसेस, सेम पैटर्न, सेम लोग, उसी तरीके से मारा जा रहा है, रिपीट होती है यही चीज़. तो मतलब बॉम्बे में ये चीज़ हो चुकी है. वहाँ पे 3 साल पुलिस वालों ने भी अपना माथा पीट दिया, वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस में कोई अरेस्ट नहीं किया गया. जनरली ऐसे केसेस में क्या होता है, आप किसी को इंटरोगेशन के लिए उठाते भी हैं, बहुत कुछ होता है, बट देयर वाज नो सिंगल अरेस्ट. मेरे ख्याल से हाई प्रोफाइल केस तो मैं इसे शायद नहीं कहूँगा, क्योंकि हाई प्रोफाइल जनरली हमारी तरफ हाई प्रोफाइल कहा जाता है जहाँ पे बड़े नाम इन्वॉल्व हो, उनको हाई प्रोफाइल आप कहते हैं. लेकिन ये सुर्खियों में आ गया था तो शायद इसीलिए इतना बड़ा केस बन चुका था. लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं होता. जी नहीं होता. अब जब कोलकाता में ये केसेस स्टार्ट हुए थे, ये हुए थे जून 1989 में स्टार्ट हुए थे. सेम पैटर्न, होमलेस लोगों को सर को चल के मारा जा रहा है. बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस था कि जहाँ मुंबई में 3 साल के अंदर अंदर 12 लोगों को मारा गया है, कोलकाता में ओनली 6 महीने के स्पैन में 13 लोगों को मार दिया था. 6 महीने में 13 लोग. हाँ. अब ये मैं मान सकती हूँ कि साइकोलॉजिकली अगर इस चीज़ को एनालाइज आप करो कि 3 साल में आप 12 किलिंग कर रहे हो तो अच्छा खासा टाइम गैप होगा आपके पास दूसरा किलिंग प्लान करने के लिए. तो इट्स पॉसिबल कि कोई एविडेंस आप ना भी छोड़ो, क्योंकि अगर आप उन्हीं 3-4 जगहों पे मार रहे हो लोगों को तो यू मस्ट हैव एक्सेस टू दोज एरियाज, राइट. रेगुलर आप आ रहे हो, जा रहे हो, हर चीज़ आप टारगेट. अब ऐसा तो नहीं है कि आप किसी को मार रहे हो, सीरियल किलर्स में भी तो आप पहले टारगेट चूज करते हो ना, रैंडम जाके थोड़ी किसी को मार दोगे. ये पैटर्न तो हमेशा देखा जाता है सीरियल किलर्स में. बट कोलकाता में अगर तुमने 6 महीने में 13 लोग मार दिए, और वहाँ पे भी सेम यही था, बहुत क्राउडेड और रश्ड एरियाज थे. रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन हो गया, या पार्क स्ट्रीट, बाव बाज़ार, ऐसे बहुत सारे क्राउडेड एरियाज थे जहाँ पर ये मर्डर्स हुए हैं, सेम एज मुंबई. और होमलेस लोगों को मारा गया जो अकेले सोया करते थे. वहाँ पे भी सेम चीज़ की जब मीडिया ने कवर करना शुरू करा इस केस को तो पब्लिक पैनिक शुरू हो गया, सेम एज मुंबई. और फिर पुलिस ने कोलकाता पुलिस ने मुंबई पुलिस से कांटेक्ट भी किया फॉर ऑल द डिटेल्स, बट उनके पास खुद कुछ नहीं था देने के लिए. दे फाउंड नो एविडेंस, नथिंग, कुछ. हाँ, ना कोई सस्पेक्ट था कुछ. अब ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि 1988 में रैंडमली किलिंग्स बंद हो गई थी. अब क्योंकि वहाँ 3 साल के स्पैन में मर्डर हुए थे तो कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं था कि 2 महीने में मारता है या 3 महीने में मारता है, कभी भी किलिंग्स हो जाती थी. तो दे नेवर न्यू कि 88 में कब वो वहाँ से गया, कब कोलकाता पहुँचा, क्योंकि जून मिड ऑफ ऑलमोस्ट 1989 में शुरू हुए थे. और ये भी मैं और आप ये आइडिया लगा रहे हैं कि वही इंसान शायद हाँ वहाँ पहुँचा, और हो सकता है ये टोटली डिफरेंट केस हो सकता है ये टोटली कोइंसिडेंस हो, मतलब ये सेम चीज़ रिपीट हो. इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी आई थी कि इट माइट बी अ कॉपी कैट किलर, क्योंकि जनरली हम सीरियल किलर्स में टेंडेंसी देखते हैं कि वो अपना पैटर्न कभी नहीं छोड़ते. जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो वही फॉलो करते हैं, नो मैटर व्हाट हैपन. लेकिन यहाँ पे टाइम स्पैन कम हुआ, इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा किलिंग्स हुई.
इट इज़ कॉपीकैट पॉसिबल। किलर भी एक टर्म यूज़ किया जाता है हाँ, इनके लिए। कोलकाता में जब ये केस इन्वेस्टिगेट हो रहा था तब ये उठाया गया था कि इट माइट बी अ कॉपीकैट किलर, क्योंकि पैटर्न सेम है बट टाइम स्पैन सेम नहीं है। क्योंकि इतनी जल्दी इतने ज़्यादा लोगों का, नंबर ऑफ कैसे? पीपल भी ज़्यादा थे ना, कैसे मार रहे हो आप, ये भी एक सबसे बड़ा अगेन प्रॉब्लम था वहाँ पे। बट फिर से वही हुआ, टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, कोई एविडेंस मिला नहीं, कोई अरेस्ट हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। जैसे आपने बॉम्बे की केस की बात की तो मुझे याद आया, इस पे स्टोनमैन किलिंग्स पे एक मूवी भी 2009 आई थी, में 2009 में थी। हाँ, के के मैनन एंड अरबाज खान उसमें है। जी जी। तो वो मूवी मैंने देखी थी जब आपसे ये केस के बारे में बात हुई थी। तो मूवी में बंगाल की सिचुएशन नहीं दिखाई गई है। आई थिंक लास्ट में शायद मेंशन है और मैं भूल रहा हूँ, इसीलिए मुझे लगता है सिर्फ, पर वो मेनली मुंबई के केसेस पे जी मुंबई, और उसमें थोड़ा सा एक फिक्शनल एंगल भी डाला गया था सिर्फ स्टोरी टेलिंग के लिए, लेकिन उसमें भी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी थी इस बारे में। लेकिन बंगाल के बारे में कुछ बताया नहीं गया था उसमें। ये भी एक रीज़न था ना, क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं थी कि क्या वो सेम पर्सन है कि नहीं है। कि कॉपीकैट किलर का जो ये एस्पेक्ट उठा था ये बहुत बड़ा था उस टाइम पे, कि ज़रूरी नहीं है कि वो सेम बंदा हो, सिर्फ पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ना, वो ही तो नहीं हो सकता। ये भी एक प्रॉब्लम था। अब दूसरी चीज़ ये कि अब मीडिया में कोई चीज़ आती है, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है इस पर, बहुत सारी चीज़ें बनी है, मूवी अभी आपने मेंशन की, अब उसमें फैक्ट्स पे बात तो होती है बट एक्चुअली जो हुआ था वो नहीं उठा के डाल सकते वो, क्योंकि उन्हें इंगेजमेंट भी तो चाहिए, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मसाला तो वो ऐड करते ही हैं। जितने भी केसेस आज तक मैंने थोड़े बहुत सुने, आपने भी सुने होंगे, काफ़ी कम केसेस होते हैं जहाँ पे टोटली क्लूलेस है इन्वेस्टिगेशन टीम्स जो है, टोटली क्लूलेस, क्योंकि आपको शायद कुछ पॉइंट्स आपको मिलते हैं, कुछ डॉट्स आपको मिलते हैं जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये भी एक ऐसा केस है जहाँ पे कुछ पता ही नहीं चला है। अब मुझे तो ये भी लगता है कि एक नहीं था ये, इट माइट पॉसिबल कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग हों, क्योंकि आप 2 अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज़ में अगर ये कर रहे हो, या फिर चलो आप सिर्फ मुंबई का ही केस ले लो, अकेला बंदा इतना 3 साल तक बच के कैसे जा रहा है, कुछ तो कर रहा होगा वो, या एक नहीं तो 2 या 3 ग्रुप भी हो सकता है। मैं तो, दिस इज़ माई एनालिसिस, ऐसा रिपोर्ट्स में कहीं मेंशन नहीं है। ये अपना आइडिया है आपका किस तरह से। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे ऐसे केसेस में हमारे सिस्टम को भी ये थोड़ा बहुत एक्सपोज करती है हमको कि देखिए मुंबई में अगर ये चीज़ें होती है 3 साल तक ऐसी चीज़ें चल रही है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके पास भरपूर टाइम था, और अगर सेम चीज़ बंगाल में रिपीट हो रही है तो आप वहाँ से कुछ लर्निंग्स लेके यहाँ पे ला सकते थे, और जो 6 महीने में इतनी जल्दी इतनी किलिंग्स हो रही हैं उस पर आप एक्शन ले सकते थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो जैसे एक पर्सनल ओपिनियन है मेरा कि जब हम सिस्टम को देखते हैं तो गरीबों की बात हम यहाँ पे करते हैं, तो इसमें भी सारे विक्टिम्स जो थे वो गरीब थे। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे गरीब विक्टिम्स होते हैं और कुछ ही कहानियाँ बाहर निकल के आती हैं। अभी मैं आपको रीसेंट एग्जांपल अगर दूं तो वेस्ट बंगाल का ही संदेश खाली का एग्जांपल है, जहाँ पे टीएमसी के एक लीडर को एक्यूज़ किया गया था कि वहाँ पे जाके वो महिलाओं के साथ उन्होंने काफ़ी गंदी हरकतें की है, मोलेस्टेशन के केसेस आए और मल्टीपल घरों से, बल्कि इतना सुनने को आया कि वो घरों से औरतों को ले जा रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ रिपोर्ट नहीं किया। और ये न्यूज़ भी तब बाहर आई ना जब मीडिया ने कवर करना शुरू करा है। एग्जैक्टली, अंटिल अनलेस किसी को पता भी नहीं था कि वहाँ चल क्या रहा है। हाँ, तो मुझे लगता है ये जो हम नज़रअंदाज कर, आज भी वही प्रॉब्लम्स हमारे साथ चल रही हैं जो उस टाइम चलती थी, सेम ही चीज़ आज भी चल रही है, तो कोई ध्यान नहीं देता। और मैं एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, जब G20 हो रहा था, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी काफ़ी, G20 इंडिया में हो रहा था, तो उस टाइम लास्ट ईयर की बात है जब दिल्ली में फ्लड्स आए थे, तो काफ़ी जो गरीब लोग थे उनको शेल्टर्स प्रोवाइड किए गए थे अलग अलग जगह पे, लेकिन G20 के कारण बाहर देश से हमारे मेहमान आ रहे थे, उनके कारण उनको वहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद काफ़ी लोगों को शेल्टर मिला ही नहीं और नज़रअंदाज कर दिया गया। तो सिस्टम का फेलियर वही 80s का भी अभी का भी। लेकिन चलिए, देश की बातें तो बहुत है, इसी केस की अगर हम फिर से बात करें तो एक मूवी मैंने यही बताई थी स्टोनमैन किलर की, अगर इसके बारे में और जानना चाहे कोई, एक डॉक्यू सीरीज़ आपने ही बताई, और मेरे ख्याल से इस पर कुछ केस स्टडीज़ यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। हाँ, यूट्यूब पे भी एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है इसके ऊपर। और जो स्टोनमैन किलिंग्स होती हैं ये सिर्फ इंडिया में नहीं देखा जाता, काफ़ी अलग जगह भी देखी गई है, और एक जनरल साइकोलॉजी के बारे में भी इसके बारे में काफ़ी बात हुई है। जहाँ तक मुझे लगता है अगर इंडिविजुअल की बात हो तो ये साइकोपैथ का काम हो सकता है। अब क्या लगता है इसकी मेंटल स्टेट क्या रही होगी उस टाइम पर? वही मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये एक ही इंसान का काम होता है तो मुझे नहीं पता क्या थ्रिल उसको मिलता है इस चीज़ से, लेकिन जब हम साइकोपैथ्स की बात करते हैं तो शायद ऐसे एंगल्स बहुत ज़्यादा निकल के आते हैं, तो मैं तो इमेजिन कर नहीं सकता, लेकिन कुछ स्टडीज़ हमें बताती होंगी। लेकिन चलिए,
ये एक ऐसा केस है जो आज तक नहीं, और अब इसके Like सॉल्व कि होने की कोई अचानक से एक किलर उठता है, 25 लोगों को मारता है और वापस गायब हो जाता है। वापस हो जाता है, ये भी नहीं पता है अकेला है या Ghost नहीं। killer कहाँ से आया, कहाँ गया, nobody knows। और आप बॉम्बे और बंगाल के बीच में भी आप कोई कनेक्शन लगा नहीं सकते। नहीं मिल पाया। चलिए ये और कॉपी कैट किलर का भी मुझे ये लगता है कि एंगल उन्होंने सिर्फ देने के लिए दे दिया, क्योंकि अगर वो सेम किलर होता तो अब ये 2 डिफरेंट ज्यूरिडिक्शंस भी नहीं है, डिफरेंट स्टेट हैं जहाँ पर ये टोटली डिफरेंट स्टेट, तो दोनों जगह पर इन्वेस्टिगेशन का तरीका भी अलग है, पुलिस अलग है, तो मे बी वो लोड शायद लेना नहीं चाह रहे थे। तो ये कॉपी कैट किलर का एंगल बाद में जाके ऐड हुआ था, जब इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकला ही नहीं कि हो सकता है कोई कॉपी कैट किलर हो जो यहीं का लोकल हो और ये किलिंग्स कर रहे हैं अगेन फॉर थ्रिल मे बी। या फिर अगर ये सच में 2 लोग थे तनिष, तो हमने 2 सीरियल किलर्स को मिस कर दिया। और क्या पता उसने बाद में भी कभी कोई रैंडम किलिंग्स की भी होंगी तो कभी रजिस्टर ही नहीं हुई, क्योंकि पता ही नहीं कहाँ गया। जो हमें पता नहीं है वो तो हमें पता नहीं ही है, और वो भी हमें पता नहीं है कि हमें क्या चीज़ नहीं पता। लेकिन इन हत्याओं की बात करें, काफ़ी दर्दनाक हत्या थी एक। आप सोते हुए, जैसे इस मूवी में भी एक एंगल वो दिखाते हैं जहाँ पे के मैंने जो एक इंस्पेक्टर का रोल कर रहे होते हैं, वो एक फुटपाथ पे जाते हैं जहाँ कुछ लोग सो रहे हैं और एक इंसान वहाँ पे निगरानी रख रहा होता है कि वही खौफ इतना था, मतलब इमेजिन कीजिए, पब्लिक पैनिक हो गया था उस टाइम पे। वही मैं इमेजिन करता हूँ डर रहे थे कि अगर आप गरीब लोग हैं जो वहाँ पे सो रहे हैं और कितना डर आप सो नहीं सकते हैं। जिसको एक कहावत होती है कि कुत्ते की नींद हम कहते हैं कि कुत्ता जब भी सोता है तो एक तरह से वो आधी नींद में होता है, थोड़ी सी आहट होती है और वो उठ जाता है। तो एक इंसान उस तरह से सो रहा है, तो आप माहौल सोचिए उस जगह का। और ये 1 दिन भी नहीं, 2 दिन भी नहीं, 3 साल तक चला था ये। 3 साल तक चला था। और लोगों को, हमारी तरफ ज़्यादातर लोगों को ज्यूरिसडिक्शन का पता नहीं है, जो भी जुडिशरी किस तरह से ये परफॉर्म की जाती है कि हमें कहाँ जाना है अगर कुछ ऐसा होता है, और FIR लिखने से ही मना कर देते हैं पुलिस वाले ज़्यादातर। अब इन होमलेस लोगों की फर्स्ट एंड लास्ट होप क्या थी? लॉ इन्फोर्समेंट। पर उनकी तरफ से भी कुछ इनको जस्टिस नहीं मिला, कुछ रिलीफ भी नहीं मिला, तो कहाँ जाते वो भी बेचारे। तो उन्हें खुद के लिए खुद ही करना पड़ रहा था कि हम अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ले लेते हैं, शायद हम जिंदा बच जाएं। और उसके बाद भी और किलिंग्स हुई थी। और आप सोसाइटी का एक फैक्ट ये जानेंगे कि जब आपके पास रोज़ खाने की गारंटी नहीं है तो आप इन चीज़ों पे बहुत फोकस भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये पता नहीं है अगले वक्त ही रोटी मेरी कहाँ से आएगी। तो आप डाइवर्ट हो जाते हो यहाँ से। तो और इसको मैं एग्जैजरेट नहीं करूँगा कि मौत जैसी चीज़ को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है गरीबी में, जस्ट ताकि अगले इंसान का पेट भर सके। लेकिन ये सोसाइटी की चीज़ें होती हैं। लेकिन जो भी आज केस हमने डिस्कस किया, हत्याएं काफ़ी दर्दनाक थी। अब पुलिस ने भी पता नहीं क्यों इतना लेट इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। मे बी ह्यूमैनिटी, सिंपैथी, बहुत सारी इमोशंस होते हैं जब आप काम करने जा रहे हो। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब, क्योंकि आपके पास सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप सोसाइटी के हर इंसान के लिए कर रहे हो। डजेंट मैटर वो गरीब है कि अमीर है, बट आप उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाए, तो उनकी होप्स तो ख़त्म हो चुकी थी। चलो, मैं तो आशा करूँगा ये एपिसोड कुछ ऐसे कानों में पहुँचे जो कुछ चेंजेस शायद देश में लाना चाहें। लेकिन आज ये हमारा केस था, अनसॉल्व मिस्ट्री, जो टोटली अनसॉल्व मिस्ट्री मैं इसे कहूँगा, जो हमारी लास्ट मिस्ट्री थी उससे भी ज़्यादा। तो ऑडियंस ने अगर हमारी पिछली मिस्ट्री भी नहीं सुनी है, 3 एपिसोड में हमने उस मिस्ट्री को कवर किया है। द क्लेमेंट डेलाहे केस, उसके बारे में हमने बात की है। और आज का एपिसोड यहीं पे हम रैप अप कर देते हैं। आप इसके बारे में मूवी देखिए, के मेनन की मूवी है द स्टोन मैन मर्डर्स, और इसके ऊपर डॉक्यू सीरीज़ भी आई है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माइंडस्केप्स पॉडकास्ट।